बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब से हमारी ये ज़मीन अर्थ बनी है तब से लेकर आज तक ये उतना टाइम आबाद नहीं रही जितना टाइम ये वीरान रही है। यानी कि अरबों सालों पहले से जब से अर्थ बनी है तब से आज तक बहुत कम टाइम इस पे लाइफ रही है और ज़्यादातर टाइम ये बंजर और वीरान रही है। स्टार्टिंग में जो अर्थ ज़मीन थी ये बिल्कुल ऐसे थी जैसे चांद की सरफेस होती है, यानी कि बंजर ठोस पत्थर। और ये तस्वर करना भी मुश्किल था कि चांद जैसी एक सरफेस के ऊपर कभी लाइफ फॉर्म हो सकती है। लेकिन हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कैसे वक्त के गुज़रते गुज़रते समुद्रों के अंदर लाइफ बनी और कैसे लाइफ को 2 बार मास एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि कैसे सेकंड टाइम मास एक्सटिंक्शन ने ओशंस में मौजूद तमाम लाइफ को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह बना प्लैंकटन। अगर आप नहीं जानते कि प्लैंकटन क्या है तो उसके लिए आप पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं, और ताकि आप प्रॉपरली जो टाइमलाइन हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं लाइफ ऑन आवर प्लेनेट में, उसको आप फॉलो कर सकें कि कब दुनिया बनी, कब पहली मास एक्सटिंक्शन हुई, कब दूसरी हुई। और इस वीडियो में हम अब तीसरी मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि सेकंड मास एक्सटिंक्शन के बाद क्या हुआ, लाइफ कैसे दोबारा से वजूद में आई, कैसे फलना फूलना शुरू हुई और कैसे लाइफ सिर्फ ओशंस में जो अभी तक मौजूद थी वो कैसे शिफ्ट होना शुरू हुई ज़मीन की तरफ। आप देख रहे हैं लाइफ ऑन आवर प्लेनेट का पार्ट 5, और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे सेकंड मास एक्सटिंक्शन के बाद लाइफ बड़ी फली फूली और कैसे थर्ड मास एक्सटिंक्शन की तरफ गई। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे पहाड़ों के पिघलने से कुछ मिनरल्स पानी में, समुद्र के पानी में शामिल हुए और प्लैंकटन को फलने फूलने का मौका मिला, और वो हद से ज़्यादा फलने फूलने लगा, इतना कि समुद्र में ऑक्सीजन कम हो गई और जितनी लाइफ फॉर्म समुद्र में मौजूद थी वो ख़त्म हो गई। 85% लाइफ फॉर्म ख़त्म हो गई और सिर्फ 15% लाइफ बची। लेकिन जो मिनरल्स पानी के साथ बह के पहाड़ों से समुद्र तक आए थे उसमें सिर्फ वही मिनरल्स नहीं शामिल थे जो पहाड़ों में से निकले थे। उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो के लास्ट में कि उसमें वो मिनरल्स भी थे जो पेड़ पौधों से आए थे। यानी कि उधर जब लाइफ ओशंस में फल फूल रही थी, समुद्रों में फल फूल रही थी, उस टाइम लाइफ ज़मीन पे, लैंड पे भी आ चुकी थी। और इसमें इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पेड़ पौधे और फिर जानवर ज़मीन पर शिफ्ट हुए। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हमारी इस अर्थ की जो लैंड है ये स्टार्टिंग में पथरीली थी, जैसे चांद की सरफेस है जहाँ पे लाइफ का फलना फूलना मुमकिन नहीं था, और पथरीली ज़मीन में कभी भी पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते। और यहाँ पे काम शुरू हुआ लाइकन का। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं लाइकन ना कोई जानवर था ना कोई पौधा, बल्कि ये फंगाई और एल्गी का एक मिक्सचर था। और इसी ने ज़मीन को, उस पथरीली ज़मीन को जिसमें कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, उसको इस काबिल बनाया कि यहाँ पे पेड़ पौधे उग सके। लाइकन ही वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने जो पथरीली ज़मीन थी इससे मिट्टी को प्रिपेयर किया ताकि यहाँ पे पेड़ पौधे उग सकें और फल फूल सकें, क्योंकि मिट्टी अगर नरम होगी तब ही पेड़ पौधे उग पाएंगे, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लाइकन के बारीक फिलामेंट्स ने पत्थरों में से गुजरते हुए रास्ते बनाए और जो ठोस पत्थर थे उनको नरम करके मिट्टी की शेप में ले आया। और इसके बाद स्टार्ट में जो सबसे पहले पौधे थे जिसको कहते थे मॉस, ये बारीक बालों की तरह सिंगल सेल पे मुश्तमिल पौधे थे और ग्रास की कारपेट की तरह ये पूरी दुनिया पे फैल गए। इनकी जो ग्रोथ थी वो लाइकन से भी ज़्यादा तेज थी। लेकिन मोस जो कि एक ग्रास की तरह कई का ही पौधा था, ये ऊपर को नहीं बढ़ सकता था
ये सिर्फ और सिर्फ फैल सकता था। और वक्त गुजरता गया और ये ज़मीन पर फैलता चला गया। ये ग्रास के कारपेट की तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी लैंड मौजूद थी वहाँ पे फैल गया और इसने लैंड तैयार की बाकी आने वाले पौधों के लिए। आप कह सकते हैं कि ये मॉस और लाइकन ही इंसेस्टर थे आज जितने पेड़ पौधे आप लैंड के ऊपर देख रहे हैं उसके, और इनके भी इंसेस्टर थे प्लैंकटन जो कि ओशंस में मौजूद थे। 4 करोड़ साल तक ये ग्रास का एक कारपेट पूरी लैंड पे, पूरी अर्थ पे बिछा रहा और यहाँ से फिर बाकी पेड़ पौधे फलना फूलना स्टार्ट हुए। पौधों ने यहाँ से ऊपर की तरफ, जो आज पेड़ों के आप फैलने का, उनके बढ़ने का प्रोसेस देखते हैं जिसमें वो ज़्यादातर ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये प्रोसेस अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ते गए इन्होंने लाइट को ऑब्जॉर्व किया और फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हुआ, जिससे बढ़ते हुए ये आज इतने बड़े हो गए कि रेडवुड जैसे दरख्त 100 मीटर तक लंबे हो गए। ये आज तक के जाने माने जितने भी दरख्त हैं उनमें तकरीबन सबसे लंबे हैं और इनकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है। आज दुनिया में तकरीबन 4 लाख पौधों और दरख्तों की स्पीशीज मौजूद है और रेडवुड जो ट्रीज हैं ये उनमें से सिर्फ एक है। ये तो बात हमने की कि कैसे जितने भी ग्रीन या फिर प्लांट्स और ट्रीज हैं ये ज़मीन पर उगना स्टार्ट हुए, फैलना स्टार्ट हुए। अब बात कर लेते हैं कि चलने, रेंगने और शिकार करने वाले जानवरों की, कि कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता ओशन से ज़मीन पर शिफ्ट हुए। सेकंड मास एक्सटिंक्शन हुई तकरीबन 36 करोड़ साल पहले, जिसको कहते हैं डिवोनियन एक्सटिंक्शन। और 2 करोड़ साल बाद तकरीबन 34 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुए जानवर ज़मीन पर शिफ्ट होना, जिसमें से सबसे पहले जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ज़मीन पर कदम रखे और चलना स्टार्ट किया वो थे आर्थ्रोपोड्स। ये वही आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि रिलेटिव हैं ट्राइलोबाइट्स के, जो कि समुंदर के अंदर मौजूद थे। और हमने फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन से पहले और सेकंड मास एक्सटिंक्शन से पहले इनको डिस्कस किया कि कैसे ये पानी में फल फूल रहे थे और इन्होंने बचने के लिए अपने ऊपर एक सख्त होल बना लिया था, एक कवर बना लिया था, ताकि जो भी शिकारी इनका शिकार करने की कोशिश करें तो ये उसमें छुप जाएं। जिसकी सबसे अच्छी मिसाल एक बहुत ही सादा सी सिप्पी है जो कि किसी भी शिकारी के करीब आते ही अपने कवर में छुप जाती है। आर्थ्रोपोड्स जो कि ट्राइलोबाइट्स के ही रिलेटिव थे जिन्होंने पहली बार ज़मीन पर लैंड पर फिरना शुरू किया, इनके ऊपर भी एक सख्त हॉल मौजूद था, एक कवर मौजूद था बचने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस टाइम इसका कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन, कोई भी हंटर मौजूद नहीं था। और उस टाइम के आर्थ्रोपोड्स इतने छोटे नहीं थे जितने आज हमें नज़र आते हैं, क्योंकि उस वक़्त 60% ऑक्सीजन ज़मीन पर ज़्यादा थी। जितनी ऑक्सीजन आज ज़मीन पर मौजूद है इससे 60% ज़्यादा थी, जिस वजह से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई जानवर या कोई इंसेक्ट या कोई बर्ड्स, कुछ भी हो, उसके फलने फूलने की स्पीड भी ज़्यादा थी और उसके साइज़ भी बड़े होते थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे हम एक ऐसे आर्थ्रोपोड्स की जिसका साइज तकरीबन 2.5 मीटर तक लंबा और आधे मीटर तक चौड़ा था, जिसको कहते थे आर्थ्रोप्लोरा। आर्थ्रोप्लोरा उस टाइम के मौजूदा आर्थ्रोपोड्स में से तकरीबन सबसे लंबे थे और ये अकेले ही इस ज़मीन पर राज कर रहे थे। आर्थ्रोप्लोरा उस टाइम के मौजूदा सबसे लंबे मिलीपीड्स थे। इनका कोई भी दुश्मन नहीं था, लेकिन इसको भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना था क्योंकि ये देख नहीं सकते थे और ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को सेंस करके ही समझ पाते थे, चल पाते थे, एक दूसरे को ढूंढ पाते थे। अगर बात करें कि आर्थ्रोपोड्स जो आज भी ज़मीन पर मौजूद है तो उसमें एग्जाम्पल्स हैं स्पाइडर्स, मिलीपीड्स, बीटल्स, सेंटीपीड्स, कीड़े मकोड़े, बग्स, बीज, फ्लाइज, स्कॉर्पियंस, ये सब के सब आर्थ्रोपोड्स ही है।
32 करोड़ साल पहले भी उड़ने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला नंबर आर्थ्रोपॉड्स का ही था, जिसमें ड्रैगन फ्लाइज शामिल थी। ड्रैगन फ्लाइज स्टार्टिंग में दलदलों में पैदा होने वाले आर्थ्रोपॉड्स थे और इन्होंने ही सबसे पहले उड़ना सीखा। लेकिन मज़े की बात यह, करोड़ों सालों में भी ड्रैगन फ्लाइज आज भी देखने में जिस तरह के हैं, करोड़ों साल पहले भी इसी तरह के ही थे। दूसरी तरफ समुद्रों में, पानियों में फिशेस भी ग्रो कर रही थी, क्योंकि सेकंड मास एक्सटिंक्शन में जो 15% लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानवर, जो इंसेक्ट्स या जो भी सी एनिमल्स बचे थे, उसमें कुछ फिश भी शामिल थी और वो भी पानी में फल फूल रही थी। उस वक्त की मौजूद फिशेस में से एक फिश थी लॉब्ड फिन फिश। ये स्टार्टिंग की उन ओशन, उन सी एनिमल में शामिल थे जो कि ज़मीन पर शिफ्ट हुए। लॉब्ड फिन्स की वजह से ये ज़मीन पर चल पाती थी और सांस भी ले पाते थे। ये ज़्यादातर अपने गलफड़ों की जगह अपने स्टार्टिंग में जो डेवलप हो रहे लंग्स थे उनसे सांस लेती थी, और इसने अपनी इसी महारत की वजह से, अपने लॉब्ड फिन्स की वजह से ज़मीन पर चलना सीखा और स्टार्टिंग में मौजूद इनके लंग्स की वजह से इन्होंने ज़मीन पर सांस लेना शुरू किया। ये वही टाइम था जब एम्फीबियंस ज़मीन पर शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन लॉब्ड फिन फिश एक वाहिद ऐसी फिश या एक ऐसा सी एनिमल नहीं था जो पानी से बाहर आ चुका था। रेप्टाइल्स ऑलरेडी ज़मीन पर मौजूद थे और ये लॉब्ड फिन फिश उसी का शिकार बनी। ये था वो टाइम जब दुनिया पे एम्फीबियंस का राज स्टार्ट हुआ। आज ज़मीन पर तकरीबन 8000 से ज़्यादा एम्फीबियंस की स्पीशीज़ मौजूद है। अगर आप एम्फीबियंस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो कि ज़मीन पर तो रह सकते हैं, लेकिन उनको ज़मीन पर रहने के लिए मॉइस्ट जो जगह है, जो नमी वाली जगह है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सिंपली कह लें कि पानी की भी ज़रूरत होती है। वक्त गुजरता गया और 30 करोड़ साल पहले ज़मीन आपस में जुड़ना शुरू हुई, और ये वो वक्त था जब पेंजिया नामी लैंड की शुरुआत हुई। जैसे जैसे ज़मीन जुड़ती गई और पेंजिया क्रिएट होता गया, ज़मीन सूखना शुरू हो गई और जो दलदल मौजूद थे वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एम्फीबियंस को ज़िंदा रहने के लिए पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना वो ज़मीन पे रहते हैं वो तकरीबन उससे ज़्यादा या उतना ही टाइम डिफरेंट स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, वो पानी में भी रहते हैं। और वक्त के साथ साथ इनको भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लानी पड़ी। तकरीबन 30 करोड़ साल पहले जब ये सब कुछ ज़मीन पर और समुद्रों में चल रहा था, ज़मीन जो खुश्क ज़मीन थी वो आपस में मिलना शुरू हुई और यहाँ से शुरुआत हुई पेंजिया की। पेंजिया उस वक़्त जो जितनी भी लैंड, जितने भी आप कॉन्टिनेंट्स आज देखते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, जो भी आप लैंड देखते हैं जो कि अलग-अलग है, ये उस वक़्त एक साथ थी और इसका नाम था पेंजिया। और पेंजिया के जुड़ने की वजह से जो दलदल जिसके अंदर एम्फीबियंस फल फूल रहे थे, क्योंकि उनको पानी की भी ज़रूरत थी और खुश्की की भी, वो मरना स्टार्ट हो गए। और उन एम्फीबियंस में से जिन एम्फीबियन ने सर्वाइव किया वो आने वाले रेप्टाइल्स, बर्ड्स और डायनासोर्स के इंसेस्टर्स बने। उस वक़्त के समुद्रों में और समुद्र से बाहर ज़मीन पर लाइफ यूं ही चल रही थी, इस बात से बेखबर कि जो ज़मीन है उसके नीचे कुछ ऐसा पनप रहा है जो कि आने वाले वक्त में हर चीज़ तबाह कर देने वाला। ज़मीन के ऊपर तो लाइफ अपनी रूटीन में थी, लेकिन ज़मीन के नीचे हमेशा एक हलचल मची रहती है जिसको कहते हैं आप मैग्मा या वोल्केनिक एरप्शंस। और यहाँ पे होती हैं पर्मियन एक्सप्लोजन्स, यानी कि आज तक की सबसे बड़ी वोल्केनिक एरप्शंस। और फिर वोल्केनोज फटना शुरू होते हैं और ये चलता है तकरीबन 1 लाख साल तक। 1 लाख साल तक वोल्केनिक एरप्शंस चलती रहती है और ज़मीन जिसने इतने वक्त में अपने आप को डेवलप किया वो खुद ही अपने आप को तबाह करना शुरू कर देती है। तकरीबन आधे अमेरिका जितना हिस्सा लावे में, मैग्मा में ढक जाता है और यहाँ से उठती हैं जहरीली गैसेस
और वो फैल जाती हैं पूरी की पूरी दुनिया में। और जब ये गैसेस पानी के साथ मिलती हैं, यानी कि बारिश के कतरों में मिलती हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से तकरीबन सारी की सारी ज़मीन जो है वो जहरीली हो जाती है, और जितनी भी लाइफ फॉर्म थी वो मिटना शुरू हो जाती है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी थर्ड मास एक्सटिंक्शन, और इसको कहते हैं पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। और ये तकरीबन स्टार्ट हुई 25.5 करोड़ साल पहले और एक लंबे अरसे तक चलती रही, और अभी तक की गुजरी फर्स्ट और सेकंड मास एक्सटिंक्शन के बाद होने वाली ये थर्ड मास एक्सटिंक्शन अब तक की सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन थी। कहीं पे 80% स्पीशीज़ दुनिया में से तबाह हुई, कहीं पे 85%, और इस बार तकरीबन 90% लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में से ख़त्म हो गए। कहीं मैग्मा था तो कहीं जहरीली गैसेस, और कहीं पे एसिड रेन हो रही थी। इस सब के चलते कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 6 गुना तक बढ़ गई, और वहाँ से स्टार्ट हो गई ग्लोबल वार्मिंग। और इस एक्सटिंक्शन ने और भी शिद्दत पकड़ ली, और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन समुद्रों में भी कम होना शुरू हुई। समुंदर एक बार फिर से ग्रेवयार्ड्स की शक्ल इख्तियार कर गए। ज़मीन पर तकरीबन 90% स्पीशीज़ तबाह हो गई, और यहाँ पे होती है हमारी थर्ड मास एक्सटिंक्शन, और लाइफ तकरीबन 90% तक तबाह हो जाए। लेकिन हमेशा की तरह कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 90% तक स्पीशीज़, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें पेड़ पौधे जानवर सब शामिल थे, उनके तबाह होने के बाद भी जो 10% स्पीशीज़, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दुनिया में मौजूद थे, वो एक बार फिर से फलना फूलना शुरू होते हैं। और इस बार एक बार फिर से वो एम्फीबियंस जिनको थर्ड मास एक्सटिंक्शन से पहले ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली थी, वो सरवाइव करते हैं। और अब दुनिया पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है आने वाले तमाम एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, जो भी स्पीशीज़ आगे फैलेंगी वो इन्हीं डरपोक, इन्हीं डरे हुए छुपे हुए एम्फीबियंस पे डिपेंड कर रही है। और इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने डिस्कस किया सेकंड मास एक्सटिंक्शन के बाद कैसे लाइफ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर शिफ्ट हुई, और कैसे थर्ड यानी कि पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हुई, जो कि हुई 25 करोड़ साल पहले। अभी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।